दुनिया की सबसे कीमती कंपनीज के बारे में गूगल सर्च किया जाए तो टॉप 20 कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में हम रोजाना सुनते हैं। गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, टेंसेंट। ये कंपनी सैमसंग, मास्टरकार्ड, टोयोटा और नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि ये करती क्या है तो आपको शायद कोई ढंग का जवाब ना मिल पाए। पर हकीकत ये है कि टेंसेंट तकरीबन सब कुछ करती है। कई केसेस में ये कंपनी छुप कर काम करती है, तभी काफी लोग इसके नाम से वाकिफ नहीं हैं। लेकिन चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप जरूर ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस्तेमाल करते होंगे जिनमें टेंसेंट किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ टेंसेंट की होम कंट्री चाइना में ये एक बहुत अलग कहानी है। यहाँ सबको मालूम है कि टेंसेंट उनकी जिंदगी पर पूरी तरह से हावी है, और इसकी वजह यह है कि चीन में टेंसेंट ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। एक ऐसी ऐप जो एक साथ सबको कंट्रोल करती है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, टेंसेंट ने वी चैट नामी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन चाइना का हर शहरी इस ऐप को यूज करता है, वो भी दिन में 4 घंटे। ये टाइम बाकी दुनिया में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बितने वाले टाइम से भी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि चाइना में वी चैट तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक निचोड़ है। फेसबुक, यूट्यूब, पेपॉल, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गूगल, उबर, टिंडर, जूम और अमेजॉन, इन सब प्लेटफॉर्म्स का निचोड़ चाइना में वी चैट के नाम से है। एक ही ऐप से किसी को कॉल की जा सकती है, चैट हो सकती है, ग्रोसरी ऑर्डर हो सकती है, और यहाँ तक के पैसे भी इसी ऐप के जरिए भेजे जा सकते हैं। यूं समझ लें कि जैसे आज हम मोबाइल फोन के बिना अधूरे हैं, इसी तरह चाइना में इस ऐप के बिना लोग। एक इकलौती कंपनी के पास चाइना के 140 करोड़ लोगों का पर्सनल डाटा है, उनकी लोकेशन से लेकर उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स तक, और एक एक मैसेज से लेकर सर्च हिस्ट्री तक। और फिर ये ऐप तब मजीद खतरनाक हो जाती है जब आपको मालूम पड़े कि टेंसेंट ये तमाम डाटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करती है, जो वी चैट को अब तक बनाए गए सबसे ताकतवर सर्विलेंस टूल्स में से एक बनाती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि टेंसेंट की इस ऐप पर सिर्फ वही मैसेजेस भेजे जा सकते हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है, और अगर ऐसा नहीं किया गया और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये मैसेज सेंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी वजह से हो भी गया तो ये आपको जेल भी भेज सकता है या आप गायब भी हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसे केसेस असल में हो चुके हैं। एक चाइनीज सिटीजन ने वी चैट के ग्रुप पे अपने दोस्तों को मजाक में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा, लेकिन अगले ही दिन उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। चाइनीज गवर्नमेंट खुल्लम खुल्ला ये कह चुकी है कि वो वी चैट के डिलीटेड मैसेजेस भी पढ़ सकते हैं, और उसके लिए उनको ना यूजर की परमिशन की जरूरत है, ना ही कोर्ट की। इशारा बिल्कुल क्लियर है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि कोई भूल कर भी उनके खिलाफ कोई बात करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स जैसा कि बोलने की आज़ादी के हक में काम करती है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक टेंसेंट का अपने यूजर के डाटा को प्रोटेक्ट करने में 0 आउट ऑफ 100 स्कोर है। सिर्फ टेंसेंट ही नहीं, बल्कि हर चाइनीज कंपनी को कामयाब होने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अच्छे रिलेशंस रखने पड़ते हैं। पर इन सब में टेंसेंट चाइनीज गवर्नमेंट के कुछ ज्यादा ही करीब है, और यही वजह है कि चाइनीज मार्केट में इनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। इस खुल्लम खुल्ला आजादी के बदले में टेंसेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को एक बहुत इम्पोर्टेंट हथियार से नवाजा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग टेंसेंट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी मौजूद हैं, जो एप्लीकेशन के इम्पोर्टेंट फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पे कोविड-19 के दौर में चाइनीज गवर्नमेंट ने वी चैट के जरिए लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जो इन्फेक्टेड लोग थे उनके वी चैट पर आउटडोर शॉपिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, और उनकी लोकेशन पर जियो फेंसिंग, ताकि अगर वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो फौरन पुलिस को इसका इल्म हो जाएगा। जब टेंसेंट चाइना में अपनी मोनोपोली बनाने में कामयाब हो गई तो उन्होंने बाहर की दुनिया में भी खुद को फैलाना शुरू कर दिया। रेडिट, टेस्ला, डिस्कॉर्ड, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट और यूनिवर्सल म्यूजिक, ये कई 100 में से उन चंद कंपनीज के नाम हैं जिनमें टेंसेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है।
गेमिंग की बात की जाए तो टेंसेंट दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी भी है, जिसकी आमदनी कॉम्पिटिटर्स से काफी ज्यादा है। इनका गेमिंग डिपार्टमेंट अकेला ही निंटेंडो और सोनी से काफी बड़ा है और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी कुछ ऐसा ही हाल है। टेंसेंट्स का पेमेंट डिपार्टमेंट तकरीबन उतना ही बड़ा है जितना पेपॉल का। रिपोर्ट्स के मुताबिक वी चैट पे के जरिए सिर्फ एक दिन में 100 करोड़ डॉलर्स के बराबर पेमेंट्स ट्रांसफर की जाती हैं। यानी वीजा और मास्टर कार्ड दोनों से मिलाकर भी इतनी ट्रांजैक्शंस नहीं की जाती। इसके अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री, ई स्पोर्ट्स और मूवीज की प्रोडक्शन में भी टेंसेंट्स ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि चाइना का ये हथियार अब बाहर की दुनिया पर भी अपने फैसले मुसल्लत करने लगा है। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल वी चैट का वीडियो प्लेटफॉर्म है। अमेरिका में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने चाइना में अपने मैचेस दिखाने के लिए वी चैट वीडियो का सहारा ले रखा है। 2019 में ह्यूस्टन रॉकेट्स के मैनेजर ने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पे हांगकांग के हक में कुछ लिखा, जिस पर टेंसेंट्स ने ह्यूस्टन रॉकेट्स के मैचेस दिखाना बंद कर दिए। क्योंकि बहुत से लोग अमेरिका में भी वी चैट वीडियो के जरिए ये मैचेस देखते थे, इसी वजह से मैनेजर को मजबूर होकर ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। इन्हीं वाकयात के बाद हाल ही में लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या चाइना अब पॉकेट में पड़े फोन के जरिए भी बाहर की दुनिया से अपनी मन पसंद के फैसले करवाएगा, जबकि इसका जवाब ह्यूस्टन रॉकेट्स के मैनेजर की माफी के बाद सबको मिल चुका था। कई कंट्रीज ने वी चैट को सिक्योरिटी थ्रेट करार देकर इस पर बैन लगा दिया है, जिसमें इंडिया, कनाडा और यूएस की कुछ स्टेट्स शामिल हैं। जैसे टेंसेंट के ऑपरेशंस काफी मिस्टीरियस हैं, ऐसे ही इसका फाउंडर भी। अगर कभी आपके सामने इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या मार्क ज़करबर्ग आए तो यकीनन आप उनको पहचान जाएंगे, लेकिन टेंसेंट का फाउंडर और सीईओ इन सब से काफी मुख्तलिफ है। इतनी बड़ी और बाअसर कंपनी चलाने के बावजूद आपको शायद ये भी मालूम नहीं होगा कि ये दिखता कैसे है और इसका नाम क्या है। इनका चाइनीज में असल नाम ये है, लेकिन क्योंकि इनके सरनेम को इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं, इसी वजह से इनका नाम पोनी मा पड़ गया। दूसरी बड़ी कंपनीज के मालिकान के मुकाबले में पोनी मा मीडिया पर नहीं आते, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट हैं और सुर्खियों में नहीं आना चाहते। उनका पूरा बचपन भी खामोश रहकर गुजरा, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में पहली बार उन पर ध्यान गया जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को हैक किया, जिससे उनको ग्रेट कोडर की पहचान मिली। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में पोनी ने स्टॉक प्राइस की फोरकास्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर बनाया। ये इतना कमाल का सॉफ्टवेयर था कि जिस कंपनी में उनको इंटर्नशिप मिली थी, उसी कंपनी ने ये प्रोग्राम पोनी को 3 साल की एडवांस सैलरी देकर खरीद लिया। बेशक पोनी एक बहुत ही टैलेंटेड और मेहनत करने वाला प्रोग्रामर था, लेकिन इसकी फ्यूचर बिजनेस एम्पायर का आइडिया इसको खुद नहीं आया, बल्कि ये आइडिया चोरी किया गया था। आप में से जिन लोगों को इंटरनेट के शुरुआती दिन याद हैं, तो आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त एक चैट रूम ICQ के नाम से होता था। ये इंटरनेट की दुनिया में पहला सबसे मशहूर चैट रूम था, जिसमें रियल टाइम प्राइवेट चैट्स भी हो सकती थी। तो फिर 1998 में पोनी और उसके स्कूल के कुछ दोस्तों ने मिलकर ICQ की टक्कर में अपनी चैट सर्विस खोलने का इरादा किया, जिसको चाइनीज यूजर्स के हिसाब से डिजाइन किया गया। पोनी और उसके दोस्तों ने इस सर्विस को कोई नया नाम देने की भी तकलीफ नहीं की, बल्कि ICQ के नाम से पहले ही O लगाकर OICQ रख दिया। शुरुआत में इस नए चैट रूम को कोई जानता भी नहीं था, जिस पर चैट रूम का CEO खुद लड़की की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर लोगों से बात करता था, और इस बात को पोनी मा ने खुद कबूल किया है। वक्त गुजरता गया और OICQ चाइनीज मार्केट में आग की तरह फैलता गया, क्योंकि ICQ के मुकाबले में इस सॉफ्टवेयर की साइज छोटी थी, जो उस वक्त चाइना के स्लो इंटरनेट यूजर्स के लिए डाउनलोड करना काफी आसान था। पर इस वक्त तक पोनी मा के पास इस सॉफ्टवेयर से पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था, बल्कि जैसे जैसे इसके यूजर्स बढ़ते जा रहे थे, ये पोनी मा की जेब पर बोझ बनता जा रहा था। अभी पोनी मा इस बोझ को बर्दाश्त कर ही रहे थे कि इसी दौरान एक और पहाड़ उन पर टूट पड़ा। एक दिन उनको ICQ की तरफ से लेटर रिसीव हुआ, जिसमें ICQ का रजिस्टर्ड और लीगल नाम इस्तेमाल करने पर उनको कोर्ट में आने की धमकी दी गई। पोनी मा की कंडीशन ये थी कि उस वक्त ना उनके पास कोर्ट केस के पैसे थे और ना ही OICQ चलाने के, लिहाजा उन्होंने इसको सेल करने का फैसला किया।
लेकिन कौन कोई ऐसी चीज खरीदना चाहेगा जो कुछ भी कमा कर नहीं देगी और ऊपर से जिस पर कोर्ट केस भी हो रखा हो। लिहाजा बेचने का आइडिया तो फेल गया, लेकिन फिर एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ने टेंसेंट को खरीदा तो नहीं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने का इरादा किया। उन्होंने पोनी मा को $2.2 मिलियन दिए और उसके बदले में टेंसेंट के 40% बिजनेस के मालिक बन गए। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर पोनी मा को ये $2.2 मिलियन नहीं मिलते तो शायद टेंसेंट नाम की कोई चीज आज मार्केट में होती ही नहीं। सबसे पहले ICQ के लीगल लेटर के जवाब में पोनी ने OICQ का डोमेन नेम चेंज करके QQ रख दिया। अब लीगल मसले भी हल हो चुके थे, पैसे भी आ चुके थे और QQ की ग्रोथ भी हो रही थी। पहले 2 सालों में ही QQ ने 50 मिलियन यूजर्स का टारगेट पूरा कर लिया और ICQ के मुकाबले में QQ चाइनीज मार्केट में राज करना शुरू हो गई। अब सिर्फ एक मसला था कि QQ को मोनेटाइज कैसे किया जाए, यानी उसमें से पैसे कैसे कमाए जाएं। चंद सालों में वो मसला भी हल हो गया जब QQ में कस्टमाइज्ड एवटार फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसको इस्तेमाल करने के लिए यूजर से बिल्कुल थोड़े से पैसे चार्ज किए जाने लगे। इस वक्त तक QQ में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो चुके थे जिनको थोड़े पैसों के बदले अपना पर्सनल एवटार मिल रहा था। टेंसेंट के तकरीबन तमाम मसले हल हो चुके थे, लेकिन पोनी मा के लिए ये खुशी ज्यादा लंबी नहीं थी। 2004 में उनका टकराव माइक्रोसॉफ्ट से हुआ। टेंसेंट के मुकाबले में माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा थे और फंडिंग भी। माइक्रोसॉफ्ट ने चाइना में QQ की टक्कर में MSN चैट लॉन्च करने का फैसला किया। ये चैट QQ से ज्यादा प्रोफेशनल भी थी, इसमें मसले भी कम थे और देखते ही देखते इसने चाइना में स्टूडेंट्स की मार्केट को कैप्चर कर दिया। अब MSN चाइना में भरपूर इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि असल में QQ का मार्केट शेयर था। प्रोफेशनल होने के साथ साथ MSN ने ऑफलाइन मैसेजेस का भी फीचर मुतारिफ कराया, पर मसला ये था कि MSN चाइना को कोई भी फैसला लेना होता तो पहले वो US हेडक्वार्टर से अप्रूव होने जाता, जिसमें ज्यादा टाइम लगता था। और दूसरा, MSN का सारा डेटा अमेरिकन सर्वर्स पर होस्टेड था, जिसका मतलब है कि MSN की चैट्स QQ से ज्यादा स्लो थी। टेंसेंट ने इस चीज का फायदा उठाया और रातों रात QQ में भी ऑफलाइन मैसेजेस की सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई। ग्लोबली MSN का कॉम्पिटिटर सिर्फ QQ ही नहीं था, बल्कि उनको US में भी गूगल और याहू से मुकाबला करना था। लिहाजा उनका फोकस सिर्फ चाइना पर ही नहीं था। दूसरी तरफ टेंसेंट का टोटल फोकस चाइना में था और उन्होंने दिन रात एक करके चाइना से MSN का पत्ता काट दिया। QQ पहले सिर्फ एक डेस्कटॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था, लेकिन वक्त के साथ साथ स्मार्टफोन्स का दौर शुरू होते ही मोबाइल इंटरनेट का रुझान बढ़ने लगा। ये वो वक्त था जब डेस्कटॉप चैट सर्विसेज को लोगों ने बाय बाय किया और मोबाइल चैट सॉफ्टवेयर्स की तरफ बढ़ने लगे। ये वो चीज थी जिस पर बड़ी टेक कंपनीज जैसा कि फेसबुक और गूगल ने भी ध्यान नहीं दिया। इतने में एंट्री हुई व्हाट्सएप की, जिसने मोबाइल यूजर्स को तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। 2011 में पोनी मा ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए $10 बिलियन की ऑफर की थी, लेकिन ये डील क्रैक ना हो सकी क्योंकि पोनी मा की बैक सर्जरी की वजह से वो बेड रेस्ट पे चले गए। जब मार्केट में $10 बिलियन की बातें चलने लगी तो फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग ने पोनी मा की बीमारी का फायदा उठाकर फौरन व्हाट्सएप को मुंह मांगे पैसे देकर $19 बिलियन में खरीद लिया। यही वजह है कि जनवरी 2011 में टेंसेंट को अपनी खुद की मोबाइल ऐप लॉन्च करनी पड़ी, जिसको वी चैट का नाम दे दिया गया। शुरुआत में वी चैट के हिट होने का कोई चांस नहीं था। उस वक्त पोनी मा ने टॉक बॉक्स नामी एक ऐप का फीचर कॉपी करके वी चैट में ऐड किया, जिससे लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते थे और वो वॉइस को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर देता था। ये फीचर वी चैट के शुरुआती सालों में बहुत हिट हुआ। असल में टेंसेंट ने टॉक बॉक्स को खरीदने की भी ऑफर दी थी, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो टेंसेंट ने उनके फीचर को कॉपी कर लिया, जो टॉक बॉक्स की बर्बादी का बायस बना। उस वक्त टेंसेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो ऐसा माना जाने लगा कि अगर टेंसेंट की तरफ से कोई ऑफर आए तो उसको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके खुद इसका क्लोन बनाकर पूरे बिजनेस को तबाह कर देंगे।
तो अब वी चैट आहिस्ता आहिस्ता चाइना में जोर पकड़ रहा था और पोनी मा नहीं चाहता था कि ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप बनकर रहे, क्योंकि जो चीज सबके पास 24 घंटे मौजूद है उसको सिर्फ चैट सर्विस से कैश करना काफी नहीं होगा। लिहाजा यही वो वक्त था जब वी चैट में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसा सोशल मीडिया फीचर मोमेंट्स के नाम से लाया गया और बाद में इसमें ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी गई। 2012 में वी चैट 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच चुका था और ये कामयाबी इनको सिर्फ एक ही साल में मिली थी, जबकि फेसबुक को 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में 5 साल लगे थे। टेंसेंट में फ्रेंड्स नियर बाय का ऑप्शन भी ऐड किया गया, जो कि असल में टिंडर का क्लोन था। आहिस्ता आहिस्ता पेपॉल जैसी सर्विस वी चैट पे के नाम से भी इंट्रोड्यूस करवाई गई। चाइनीज न्यू ईयर में लोग एक दूसरे को रेड एनवलप में पैसे देते हैं। यही आइडिया वी चैट पे लाया गया और पैसे अब रेड पैकेट्स में डिजिटली भेजे जाने लगे। यहीं से शुरुआत हुई डिजिटल पेमेंट्स की और वी चैट पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, एक ऐसा फीचर जो लोगों की रोजमर्रा जरूरत का हिस्सा बन बैठा। देखते ही देखते 2015 में वी चैट 50 करोड़ यूजर्स तक जा पहुंचा और ये सब कुछ शायद टेंसेंट के लिए काफी नहीं था। इन्होंने दूसरी एप्स को बाईपास करने का भी एक तरीका निकाल लिया, यानी आपके फोन में व्हाट्सएप सिर्फ मैसेज करने के लिए है और फूड डिलीवरी ऐप अलग से इंस्टॉल्ड है। 2017 में वी चैट ने मिनी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिससे यूजर्स एक ही ऐप में रहकर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते थे और अपनी पसंद की गेम भी खेल सकते थे। मिसाल के तौर पे अपनी फेवरेट शॉप की ऐप अलग से डाउनलोड करने के बजाय वी चैट के मिनी प्रोग्राम्स में ही अब उस शॉप का प्रोग्राम एम्बेड कर दिया गया। इस नए फीचर ने वी चैट को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस फीचर का मतलब था कि अगर आपके पास वी चैट है तो फिर आपको किसी और ऐप की जरूरत नहीं। तो अब चाइना में टैक्सी बुक करने के लिए भी वी चैट इस्तेमाल होने लगी। जिस रेस्टोरेंट जाना है वहाँ की बुकिंग भी वी चैट से, सिनेमा की टिकट, शॉपिंग की पेमेंट्स और घर वापस आने के लिए टैक्सी दोबारा वी चैट से ही बुक होने लगी। ये सब कुछ यूजर्स को ज्यादा आसान लगता था क्योंकि एक ही ऐप में सारे काम हो जाते। तो अब कंपनीज और शॉप ओनर्स को सेल्स बढ़ाने के लिए टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप करना उनकी मजबूरी बन गई और इस सब के बदले टेंसेंट को हर सेल पे फिक्स परसेंटेज मिलने लगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें 10 सेंट शामिल ना हो और ना ही कोई ऐसी चीज है जिसमें से प्रॉफिट कमाना ये भूले हों। लेकिन वी चैट का एक ऐसा सीक्रेट फीचर जरूर है जिसे वो अपने कस्टमर को फ्री में देता है और वो सीक्रेट फीचर है यूजर डाटा और कस्टमर है चाइनीज गवर्नमेंट यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बदले में वो चाइनीज गवर्नमेंट से कोई पैसे तो वसूल नहीं करते, लेकिन हाँ शायद अगर वो ऐसा ना करें तो 10 सेंट की एम्पायर मिनटों में खत्म हो सकती है। चीनी सरकार के साथ 10 सेंट के ताल्लुकात पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। वैसे तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन 1979 में चीन के लीडर ने यहाँ शेनज़ेन में कैपिटलिस्ट बिजनेस खोलने की इजाजत दी थी, जिसमें आज के बड़े टेक जायंट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 10 सेंट भी मौजूद है। पर डील ये थी कि यहाँ जो भी कंपनीज खोली जाएंगी वो तब तक ऑपरेट कर सकती हैं जब तक वो चाइना को फायदा पहुंचा रही हैं। इसमें अलीबाबा और DJI जैसे नाम भी शामिल हैं। इससे चाइनीज कंपनीज ज्यादा मजबूत हुईं और जो इंटरनेशनल फर्म्स चाइना में ऑपरेट कर रही थीं उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। 10 सेंट की कामयाबी चाइनीज गवर्नमेंट को काफी मुतासिर कर रही थी, क्योंकि इसमें छुपा था बहुत सारा डाटा जो आगे चल के चाइना को अपने हर एक सिटीजन पर नजर रखने के काम आने वाला था। इतनी ज्यादा नजर रखने के बावजूद चीनी सिटीजन्स वी चैट को छोड़ नहीं सकते, जबकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास वी चैट के तमाम यूजर्स का पब्लिक और प्राइवेट डाटा मौजूद है। 10 सेंट का मकसद पहले किसी सर्वेलेंस टूल बनाने का नहीं था, लेकिन इनकी कामयाबी के लिए जरूरी था कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बना कर रखें। और पोनी मा अच्छी तरह जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट को मना किया गया तो उनकी एम्पायर के लिए सपोर्ट खत्म कर दी जाएगी। चाइनीज गवर्नमेंट ने वी चैट पर अपना इतना ज्यादा असर व रसूख रखा है कि अगर किसी ग्रुप में भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई मजाक भी किया जाए तो ग्रुप एडमिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी वजह से 2017 में ग्रुप मेंबर्स ने किसी मुसीबत में फंसने के डर से ग्रुप्स ही डिलीट कर दिए।
टेंसेंट की गेम्स में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए नोटिस किया जाने लगा कि कौन से यूजर की एज इस गेम को खेलने के लिए कम है, या फिर बच्चों के लिए कुछ गेम्स को सिर्फ दिन में 90 मिनटों तक अलाउ किया गया। ये सब कुछ मोबाइल में लगे कैमरा को एक्सेस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए किया जाता है। इसके अलावा चाइना में सोशल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम भी बनाया गया, जिसमें डाटा वीचैट के प्लेटफॉर्म से ही आता है। यानी कि यूजर जो कुछ खरीदेगा और जहां जहां जाएगा उसकी हरकतें किस किस्म की हैं, ये सब देखकर मार्केट में उसको स्कोर दिया जाता है कि ये भरोसे के लायक है या नहीं, या फिर इसकी नेचर अच्छी नहीं है, या ये पैसे टाइम पर नहीं देता, वगैरह वगैरह। जहां चाइनीज गवर्नमेंट का ये साथ टेंसेंट के लिए कामयाबी का बायस तो बना है, वहीं ये साथ इनको बाहर की दुनिया से कॉम्पीट नहीं करने दे रहा। बेशक उनके पास टैलेंट, टेक्नोलॉजी और पैसा सब कुछ है, लेकिन वो ग्लोबली मेटा से मुकाबला नहीं कर सकते, और वो भी सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।